हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस टॉप पर स्टॉक सेक्शन के अंदर, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसी से। उनकी स्टोरी जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की, कैसे उन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया। प्रिंसी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है, तो उनसे उनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, जो आपको भी काफी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले वेलकम प्रिंसी। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए प्रिंस, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपने कहाँ से पढ़ाई की है, स्कूलिंग कहाँ से की है, आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है, थोड़ा सा बताइए। स्कूलिंग मैंने जेआईसी बरेवा चुनार मिर्जापुर से की है और उसके बाद एमजीके वीपी विद्यापीठ वाराणसी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने नेट की प्रिपरेशन शुरू की। तो प्रिंसी, कौन सा अटेम्प्ट था आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए? फोर्थ अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट था। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने लास्ट 3 अटेम्प्ट में मिस्टेक्स की और फाइनली जाके चौथे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया? सर मैंने 3 अटेम्प्ट सेल्फ स्टडी से दिया था और उसमें मेरा बेस ही क्लियर नहीं हो पा रहा था। और इस और बार आपने क्या डिफरेंट किया फिर? सर इस बार जून में मैंने आपका बैच ज्वाइन किया था, उसके बाद मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली। उसके ओके, बाद और मेरा पहले मतलब आपने जैसे ही एनरोल किया उसके बाद पहले अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया? नहीं सर, सेकंड अटेम्प्ट था। उसमें क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट लगा, हाँ। क्योंकि सर जून में जो एग्जाम लीक हुआ था उसके बाद मैंने सिर्फ मिड लेवल कवर किया था कोर्स से, फिर उसके बाद अब जाके हुआ है। प्रिंसी, क्या स्कोर आया अभी आपका पेपर 1 में और पेपर 2 में अलग अलग? सर अलग अलग मैंने नहीं देखा। ओवरऑल ओवरऑल कितना परसेंट आया? 99 पॉइंट? 99.20। 99.20। बहुत ही बढ़िया प्रिंसी। तो आप मुझे थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए, कैसे आप पढ़ते थे दिन भर का अपना थोड़ा रूटीन बताइए, जिससे कि जो दूसरे एस्पिरेंट्स जो आपको देख रहे हैं समझ सके पेपर 1 और पेपर 2 आप कैसे पढ़ते हैं दिन में। सर मैं मॉर्निंग टाइम में पेपर 1 करती थी और आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक जब तक टाइम मिलता था पेपर 2 करती थी, क्योंकि मेरा पेपर 2 ही ज्यादा वीक था। पेपर 1 कितने घंटा देते थे आप रोज? मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे बस। 2 से ढाई घंटा। और पेपर 2 को? पेपर 2 उसके बाद जितना टाइम बचता था मैं पेपर 2 ही पढ़ती थी। ओके, तो रोज रोज पढ़ते थे या कभी ब्रेक भी लेते थे? ऐसा भी होता था कि भाई थक रहे हैं तो हफ्ते में थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं? नहीं सर, ब्रेक नहीं लेते थे। कोई ब्रेक नहीं लिया? नहीं। कभी डिमोटिवेशन फील होता था कि डिमोटिवेट हो गए हैं, ठीक है, नहीं हो पा रही है, थोड़ा लो फील हो रहा है? हुआ है कैसा कभी? सर नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कभी। पढ़ते रहते थे बस अपना धुन में? हाँ। प्रिंसिप, आपको मोटिवेट क्या किया ये करियर परस्यू करने के लिए कि जेआरएफ मेरे को क्वालिफाई करना है, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? क्या मोटिवेशन क्या था आपके दिमाग के अंदर वो? सर मेरा मोटिवेशन था कि मुझे इस बैकग्राउंड से निकलना है, बस बहुत लो बैकग्राउंड है यहाँ का, और इसके लिए मुझे कुछ करना था और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। मतलब और बाहर जाना है, जिस बैकग्राउंड में आप हैं उससे बाहर जाना है और आगे पढ़ना है, एकेडमिक्स के अंदर करियर बनाना है, ये आपने ठान लिया था? जी सर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। आपने जब रिजल्ट देखा तो सबसे पहले पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर मैंने सबसे पहले आपको मैसेज किया था। उसके बाद पेरेंट्स को बताया? हाँ, मुझे मुझे याद है कि आपका मुझे मैसेज आया था। मुझे ये भी याद है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हो, तो मुझे पता रहता है कि कौन प्रिंसी है, क्योंकि आप क्वेश्चन ही पूछते रहते हो, नोट्स के बारे में अपडेट मांगते रहते हो, तो मुझे मालूम है कि प्रिंसी कौन है। और जैसे आपने मुझे जेआरएफ बताया, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यस, ये लड़की असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रही है, इसने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया, तो होपफुली असिस्टेंट प्रोफेसर ही बन के दिखाएगी। तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली ये स्ट्राइक किया था। तो आप अपने थोड़े पेरेंट्स के बारे में बताइए, उनको कैसा फील हुआ था जब आपने क्वालिफाई किया? खुश हुई थी मम्मी, सिर्फ मम्मी है मेरी, मम्मी खुश हुई थी। और फिर उन उन लोगों को ज्यादा पता नहीं है इस बैकग्राउंड के बारे में, तो ये आगे पूछे कि आगे क्या करना होगा, तो मैंने बताया कि पीएचडी में अब एनरोल करना होगा। आपने बताया ना कि मुझे पीएचडी में भी एनरोल करना है, फिर मुझे फेलोशिप मिलनी शुरू हो जाएगी और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो गई हूँ, तो जैसे ही वैकेंसी आती है तो मैं वहां बैठती हूँ, तो मेरा हो जाएगा। ये बताया आपने, समझाया? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्रिंस जी, पेपर 1 नया होता है बिल्कुल। पेपर 1, पेपर 2 चलो हमने ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा हुआ होता है। पेपर 1 में आपको क्या डिफिकल्ट लगता था जब आप पेपर 1 पढ़ रहे थे? सर पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत डिफिकल्ट है, और मैथ्स मैथ्स तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। और एनवायरनमेंट वगैरह सब, ये सब अच्छा लगता है, उसमें डीप पढ़ने में अच्छा लगता है। तो आपने ये जो डिफिकल्टी जो आप फेस कर रहे थे, इसको ओवरकम कैसे किया, कैसे सुधारी ये सारी चीजें?
सर मैंने ज़्यादातर बस पीवाईक्यू ही लगाए हैं, उसी के बेस पे बस पढ़ाया है। फिर उसके बाद जब कोर्स ज्वाइन किया तो फिर मैम लोगों की क्लास देखी थी, उसी से प्रीति बेस मैम को बनाया। लेकर मैम के आपने अच्छे से क्लासेस अटेंड की, वहां से आपका बेस बन गया होगा अच्छे से। हाँ सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सॉल्व किए आपने पेपर 1 के? प्रीवियस ईयर सर मैंने सिर्फ पिछले 2 अटेम्प्ट के ही सॉल्व किया था, ज़्यादा सॉल्व नहीं किया था। बहुत होता है मेरे हिसाब से, 2 अटेम्प्ट का बहुत होता है, क्योंकि एक अटेम्प्ट में आपको जब 24-25 पेपर मिल जाएंगे, 2 अटेम्प्ट के हुँ, आप कर रहे हो तो 50 करीब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपने अच्छे से किए थे वो। हाँ सर। रिवाइज भी करते थे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को? हाँ, नोट्स भी बनाया था, सब किया था। बहुत बढ़िया। और पेपर 2 में आपको क्या चैलेंजिंग लगता था कि ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, या कभी कभी हिस्ट्री तो इतना वास्ट होता है, इतना डीप होता है, तो भाई कभी कभी बोरियत भी फील होनी शुरू हो जाती होगी, तो आपको कैसा फील होता था तब? सर रीजनल वाला टॉपिक बहुत गंदा सोचा क्रोनोलॉजी उसमें याद होना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा। बस बस रीजनली मुश्किल लगता था, और कोई मुश्किल नहीं लगा हिस्ट्री में? सर फैक्चुअल में दिक्कत होती थी और रीजनल में, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती थी। और तो आपसे पढ़ने डीपली खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। तो आप कैसे हिस्ट्री को कैसे पढ़ते थे? सपोज आप कोर्स के अंदर आए, कोर्स में आपने लेक्चर अटेंड किया, फिर उसके बाद आप क्या करते थे? नोट्स पढ़ते थे सर। नोट्स पढ़ते थे? कितनी बार रिवाइज करते थे? सर मैक्सिमम क्लास मतलब आप बोलते थे कि 2 बार क्लास में आने से पहले 2 बार पढ़ लो, 2 बार उससे पढ़ते थे, फिर उसके बाद वीकेंड पे रिवाइज़ करते थे। बहुत बढ़िया। मतलब जैसे मैंने कहा था, आपने वैसे ही फॉलो किया था कि क्लास के जैसे क्लास ओवर आप पढ़ो जाके, और फिर उसको पढ़ के आओ, और फिर वीकेंड में भी रिवाइज करो, तो हाँ सर। ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके दिमाग के अंदर बैठनी शुरू हो जाती है, आपको ये नहीं महसूस होता कि आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो। हुँ। है ना? आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने किए हिस्ट्री के? सर आपने जितने करवाए थे पूरा किया था। 2009 से लेके 2024 तक? हाँ। उसको भी रिवाइज किया था? हाँ सर, उसके भी नोट्स बनाए हैं मैंने। नोट्स कैसे बनाते थे आप, थोड़ा सा अपना बताइए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे आप? सर शॉर्ट नोट्स मतलब जो डिफ़िकल्ट लगता था उसी को लिखते थे सिर्फ़। पहले तो मेरी आदत थी कि जितना मिला सब छाप डालो और लेकिन फिर धीरे-धीरे मतलब रियलाइज़ हुआ कि क्या लिखना है, जो नहीं याद होता है सिर्फ़ उसी को लिखना है। बहुत बढ़िया प्रिंसिपल। तो मतलब यही होता है, आप शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें केवल उन्हीं को लिखिए, पूरे नोट्स ना उतार दीजिए मतलब फिर तो पॉइंट ही कह रह जाएगा, आप पूरे के पूरे नोट्स से उतार दे रहे हो। चलिए प्रिंसी, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि मतलब इतनी लंबी जर्नी होती है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर, आप खुद बता रहे हो कि आपको चौथा अटेम्प्ट लग गया जेआरएफ क्वालिफाई करने में, लेकिन बड़ी बात क्या है कि आपने गिव अप नहीं किया, आपको ये था कि मेरे को करना ही करना है। तो उस थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइए कि वो कैसे शुरू हुई और खत्म कैसे हुई, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। सर स्टार्टिंग तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था, मेरी फ्रेंड थी उसी ने बताया था मुझे नेट के बारे में। हम्म। उससे पहले तो कुछ नहीं मालूम था। फिर मैंने स्टार्टिंग किया बुक से ही पढ़ती थी और पीवाईक्यू मैंने शुरू से ही आपको ही फॉलो किया था। और उसके बाद फिर मेरा सिर्फ नेट हुआ था, तो उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया था दिसंबर में, मेरा नेट भी नहीं हुआ था। ओके, फिर थोड़ा सा डिमोटिवेटेड तो फील हुआ होगा, क्योंकि पहले में नेट निकल गया, दूसरे में नहीं निकला। हाँ। फिर आगे? फिर मैंने जून का दिया था, उसके बाद पेपर लीक हो गया, उसमें बहुत अच्छा स्कोर बना था मेरा, लेकिन लीक हो गया तो फिर मैंने सोचा कि अब जॉइन कर लेते हैं कोर्स को, छोड़ो सब झंझट। हाँ, इस लेकिन बार एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके देते हैं। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद अटेम्प्ट मैंने जो दिया था उसमें से मेडिवल कवर हुआ था और अब जाके कवर हुआ है सब। पूरा कवर हो गया फिर, और फाइनली आपने एग्जामिनेशन दिया। आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होती थी? चलिए मैं आखिरी के आपका पूछता हूँ कि आखिर के 1 महीने में आप क्या करते थे, रिवीजन स्ट्रैटेजी थोड़ा। सिर्फ नोट्स पढ़ते थे सर, जो आपने अपने रिसोर्सेज थोड़े ही रखे हुए थे, कई किताबें बढ़ाई हुई थी? किताबें नहीं, जब से कोर्स मैंने ज्वाइन किया एकदम लिमिटेड, सिर्फ आपके नोट्स पढ़ते थे और अपने बनाए हुए नोट्स बस, उसके अलावा बस कुछ। और कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड नोट्स, बस इतना ही? हाँ और सर। वो एट द एंड काम आया? क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे कि देखो, अपने जितने ज्यादा रिसोर्सेज आप बढ़ा लोगे, उतनी ज्यादा दिक्कत आपको होनी शुरू हो जाएगी। हाँ जितना सर। रिस्ट्रिक्ट करके पढ़ोगे, जितना रिवाइज करोगे, वो आपको एट द एंड वो काम आएगा। तो वो बेटर फील हुआ आपके लिए? जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। जो नए एस्पिरेंट हैं, जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि कैसे प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए? सर मैं तो यही कहूँगी कि स्ट्रक्चर्ड में कोर्स ले लो और उसी से पढ़ो। मैंने नहीं बोला है आपसे ये बोलने के लिए, आप खुद बोल रहे हो। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना शुरू कर देंगे, अरे ये तो ऐसे आप खुद ही बोल रहे हैं। नहीं सर, मेरा तो इसी से काम हुआ है। हम तो कहेंगे कि
कोर्स ले लो और पढ़ो एकदम। वो स्ट्रक्चर्ड वे में आपको रूटीन सेट हो जाता है ना, जैसे आप खुद बता रहे हो। जैसे मैं क्लास के अंदर आप लोगों को डांटता था इस चीज के लिए कि देखो आपको पढ़ के आना है, एक बार पढ़ के आना है और एक बार अगले दिन पढ़ के आना है, 2 बार पढ़ के आना है। तो वो रूटीन बन जाता है। और आप जब रूटीन बन जाता है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन आ जाता है आपकी लाइफ के अंदर, तो एट द एंड आपको बढ़िया रिजल्ट देता ही देता है। जैसे कि आप खुद बता रहे हो प्रिंस, कि आपने शुरू किया, आप पढ़ना शुरू करते थे, रोज क्लास के अंदर थे, मुझे आपका नाम याद है, आप रोज क्लास के अंदर आते थे, ठीक है, डाउट भी पूछते थे, और देखो आपने एट द एंड फाइनली एग्जामिनेशन क्रैक कर ही दिया। तो डिसिप्लिन का नतीजा होता है वो। हाँ सर। ओके ठीक है, तो अभी क्या प्लान है फिर आपके, पीएचडी परस्यू करना है? हाँ सर। चलिए ये बहुत। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी असिस्टेंट तैयारी। प्रोफेसर की भी आपने तैयारी शुरू कर दी, आप राजस्थान एमपी की तैयारी कर रहे हैं? हम्म। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक फाइनल एडवाइस जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या देना चाहोगे आप, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस एग्जामिनेशन को? सर इसके लिए तो आप ही बताएंगे, लेकिन मेरे तरफ से यही होगा कि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। रेगुलर स्टडी करो। रेगुलर स्टडी करो, डिसिप्लिन बनाए रखो। चलिए बहुत बढ़िया प्रिंसी, थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। आपने अच्छे से बताया एस्पिरेंट्स को कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लिमिटेड वे में आपने बता दिया कि स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करो, जो आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं उनको पढ़िए, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करिए, तो आपका भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, एंड हार नहीं माननी, क्योंकि आपका जज्बे को एकदम सैल्यूट है कि आपने चौथे अटेम्प्ट तक आप गए हो। ऐसे नहीं कि हार मान लिया कि भाई गिव अप हो रहा है, नहीं अभी नहीं हो पा रहा है, चौथे अटेम्प्ट तक गए हो, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन हुआ, आपने फाइनल एग्जामिनेशन क्रैक कर दिया। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंसी। आप उम्मीद करता हूँ कि आप मैं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप बन जाओगे, मैं आपका इंटरव्यू दोबारा ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच प्रिंसी।